आज हम पढ़ेंगे ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम। ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम क्या होता है? चलें फिर हम स्टार्ट करते हैं और पहले करेंगे ऑर्थोनॉर्मल सेट। सपोज दैट एच बी एन हिल्बर्ट स्पेस एंड एस इज इक्वल टू ई आई नॉट इक्वल टू जीरो। हमारे पास एक हमने सपोज किया एच हमारे पास क्या हिल्बर्ट स्पेस है और हमने उसमें से एक सबसेट बनाया है एस इज इक्वल टू ई आई जो नॉट इक्वल टू जीरो है। इज अ सेट इन एच, और ये सेट किस में कंटेन कर रहा है? एच में कर रहा है। हिल्बर्ट्स में से हमने ये बनाया है ना। देन सेटिस्फाई द टू कंडीशन। फर्स्ट क्या है? नॉर्म ऑफ ई आई इज इक्वल टू वन। उसका नॉर्म क्या होना चाहिए? वन। एंड देन ई आई ई जे का जो इनर प्रोडक्ट होगा इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ आई नॉट इक्वल टू जे। तो आई नॉट इक्वल टू जे होगा, फिर हमारे पास क्या आएगा? फिर हमारे पास नॉट इक्वल टू जी होगा तो वो आएगा जीरो ई आई परपेंडिकुलर टू ई जे। देन एस इज सेट टू बी ऑर्थोनॉर्मल सेट। अब ऑर्थोनॉर्मल सेट की डेफिनेशन से क्या पता चला कि ऑर्थोनॉर्मल ऑर्थोगोनल वो होते हैं जिनका इनर प्रोडक्ट जीरो आ जाए, और ऑर्थो नॉर्मल सेट वो भी यही है जिनका हमारे पास इनर प्रोडक्ट जीरो आए। बट इनमें जो डिफरेंस है वो यही है कि जो हमारे ऑर्थो नॉर्मल सेट होगा उसका जिनका इनर प्रोडक्ट जीरो आएगा वो खुद उनका नॉर्म हमेशा वन होगा। एवरी एलिमेंट, रिमेंबर द ऑर्थो नॉर्मल सेट, एवरी एलिमेंट इज अ यूनिट वेक्टर। वो कहते हैं द ऑर्थो नॉर्मल सेट का जो हर एलिमेंट होगा वो यूनिट वेक्टर होगा। द इनर प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ अ सेट इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स दैट corresponding vectors आर ऑर्थोगोनल। वो कहते हैं अगर टू इनर प्रोडक्ट का हमारे पास इनर प्रोडक्ट का आंसर जीरो आएगा तो वो क्या होंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम। अभी हमने ऑर्थोनॉर्मल सेट पढ़ा है। अब कलेक्शन ऑफ ऑर्थोनॉर्मल सेट इज कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम। अ सेट एक्स अल्फा, अल्फा बिलोंग किसमें से कर रहा है? इंडेक्स में। इंडेक्स क्या है? कलेक्शन ऑफ orthogonal set of non-zero vector is an inner product space V is said to be an orthonormal system if कब होंगे? जब x of alpha x of beta दोनों का inner product is equal to delta alpha beta belong to omega, या इसे इंडेक्स कहते हैं। where delta alpha beta is the Kronecker delta। हमें अभी ये हमने पढ़ा है, उसमें पढ़ा था लीनियर अलजेब्रा 1 में। क्रोंकर डेल्टा क्या होता है? जब आई इज इक्वल टू जे होता था तो वन हम पुट कर देते थे। जब आई नॉट इक्वल टू जे होता था तो हम क्या करते थे? जीरो कर देते। ये हम यहाँ भी यही चीज है। देखें क्रोंकर डेल्टा 10 द सेट इज एन ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम इफ एक्स ऑफ अल्फा एक्स ऑफ बीटा के ना प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। कब आएगा? इफ एंड ओनली अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, और अल्फा बीटा किस में बिलोंग कर रहे हैं? इंडेक्स में से। एंड नॉर्म ऑफ एक्स अल्फा इज इक्वल टू वन, अल्फा बिलोंग टू इंडेक्स। रिमेंबर इंडेक्स कलेक्शन ऑफ द ऑर्थोनॉर्मल सेट, इसे हम कहते हैं। जैसा क्वेश्चन है कि इफ हमारे पास एक उन्होंने दे दिया एक्स अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग टू इंडेक्स इज एन ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम। हमें उन्होंने एक ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम दे दिया। देन फॉर एनी अल्फा बीटा किस में बिलोंग कर रहे हैं? इंडेक्स में से। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास टू एलिमेंट है, उन दोनों का डिफरेंस जो है 1/2 होगा। नॉर्म ऑफ डिफरेंस एक्स ऑफ अल्फा माइनस एक्स ऑफ बीटा, तो हम प्रूव कर देते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं, हमें पता है नॉर्म एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट एक्स एक्स होता है। तो ऐसे ही हम इसको एक्स ऑफ अल्फा माइनस एक्स ऑफ बीटा लिख देंगे, यानी कि ये कंप्लीट हमारे पास ये एक्स ही बन रहा है इज इक्वल टू। अब इनको मैंने क्या किया? ऐसे एक्स एक्स करके लिख दिया। एक्स ऑफ अल्फा माइनस एक्स ऑफ बीटा, एक्स ऑफ अल्फा माइनस एक्स ऑफ बीटा। उसके बाद कुछ नहीं किया, इनका सिंपल इनर प्रोडक्ट लिया, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। तो उसके बाद जो हमारे पास एक्स ऑफ अल्फा एक्स ऑफ बीटा का इनर प्रोडक्ट एक दोनों अपोजिट हैं, अल्फा बीटा ना, यानी वो जीरो आ गया, दोनों सेम है तो वन आ गया, वो हमने पुट कर दिया। जब पुट करेंगे तो हमारे पास ये टू के आ गया, हमने अंडर रूट लिया तो ये आंसर आ गया। एग्जाम्पल फॉर एनी ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम x1 x2 so on xn the vectors ei is equal to xi over norm of xi for any orthonormal system। वो कह रहे हैं हमें बताया कि
फॉर एनी नो ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम, हर ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम में ये होगा, एवरी एलिमेंट का हमारे पास यूनिट वेक्टर होगा। हमने यूनिट का फार्मूला पुट किया है, पता है ना यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, एक्स आई ओवर नॉर्म ऑफ एक्स आई। वी कंसीडर द सेट, हमने सेट कंसीडर कर लिया, एस इज इक्वल टू एस ऑफ एन टी, एस सी ऑफ एन टी, एन इज इक्वल टू 1 टू सो ऑन, वेयर एस ऑफ एन टी किसके इक्वल है, 1/√पाई साइन एन टी, एन इज इक्वल टू 1 टू सो ऑन। ऐसे ही हमारे पास कोज नोट टी किसके 1/√2 पाई, और कोज एन टी हमारे पास 1/√पाई कोज एन टी, n is a 1 2 3 in the real space continuous close interval function 0 to 2 pi, पर जो continuous function है ये, और interval क्या है 0 to 2 pi, with inner product defined by inner product sy is equal to 0 to 2 pi x of t dot y of t dt। हमारे पास क्या है y ऑफ dt, और हमने ये फार्मूला उसमें पढ़ा था हिल्बर्ट की एग्जांपल्स में, वहाँ पे यहाँ पे u ऑफ x था, यहाँ पे वी ओ वाई था, वैसे ये है, और ये फार्मूला है। आप एग्जांपल देख लेना उसकी, यहाँ से आपको समझ आ जाएगी 0 to 2 pi x ऑफ t डॉट y ऑफ t dt। देन s इज एन ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम, s हमारे पास क्या है, ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम। हमने प्रूव करना है एस एन सी एम का इनर प्रोडक्ट जो होगा 0 होगा फॉर ऑल एम एन इज इक्वल टू 1 2 3। ओनली अदर रिक्वायरमेंट कैन बी वेरीफाई सिमिलरली। हम इसकी रिक्वायरमेंट जो अदर रिक्वायरमेंट है वो कर देते, पहले हम नॉट इक्वल टू एन ले लेते हैं, फिर एम इज इक्वल टू एन ले लेंगे। चले फिर पहली कंडीशन पे आते हैं, हमारे पास पहली कंडीशन है एम नॉट इक्वल टू एन। इसमें हमारे पास क्या है, एस एन और सी एम का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल 1/पाई। ये कैसे आ गया, आप देखो, ये देखें, ये देखें, ये मेरे पास एस एन है, ये 1/√पाई, और ये भी 1/√पाई। जब मल्टीपल होंगे ये पाई और पाई स्केल होके कट जाएंगे, तो नीचे हमारे पास 1/पाई आ जाएगा, यही लिखा हुआ है 1/पाई। अब देखो मैंने फार्मूला कंप्लीट करना था, फार्मूला आपको पता है, ये होता है 2 साइन अल्फा कोस बीटा। यहाँ पे हमारे पास साइन एन टी थी, कोस एम टी थी, मैंने 2 से मल्टीपल भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, मेरे पास ये हो गया। और ये जब फार्मूला खोलेंगे तो ये आएगा, तो मैंने यहाँ पे ये फार्मूला खोल के लिख दिया, साइन इंटू एन प्लस एम टी साइन एन माइनस एम इंटू टी डी टी। अब सिंपल इसकी इंटीग्रेशन ली है, इंटीग्रेशन लेने के बाद हमने लिमिट पुट की है, लिमिट पुट करके हमने बता दिया एस एम सी एम का इनर प्रोडक्ट जो होगा 0 के इक्वल होगा फॉर एम इज इक्वल टू एन। अब एन इज इक्वल टू एन के लिए था, अब ये दोनों सेम है, मैंने ये भी एन कह दिया, ये भी एन कह दिया। अब मुझे पता है साइन 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। तो यहाँ मैं पुट कर दूँ साइन एन सी, दोनों का इनर प्रोडक्ट लूंगा, तो मैंने 2 से मल्टीपल भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। नीचे मैंने ये फार्मूला बना, ये 2 साइन अल्फा साइन बीटा फार्मूला ये बन गया। आगे इसकी इंटीग्रेशन की है और लिमिट पुट की है, तो ये आंसर आ गया। आगे ये एग्जांपल है, ये उन्होंने कहा इन एल स्क्वायर का होता है क्या होती है, समीशन एन इज इक्वल 1 टू इन्फिनिटी सी के द मोड का स्क्वायर होता है लेस देन इन्फिनिटी। द सेट ई इंटीजर √2 पाई एन बिलोंग टू जी इज एन ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम। ये हमारे पास क्या है, ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम होने का, अगर एन माइनस पाई टू पाई होगा तो देन सेट ये बनेगा ई की, हमारे पास सेट ये बनेगा ई इंटीजर √पाई एन बिलोंग टू जी इज एन ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम। अब ग्राम्स की इमीडिएट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस क्या है, द कन्वर्जन। हमारे पास ये, मैं वैसे सिंपल बता देता हूँ, अगर हमारे पास कोई लीनियर इंडिपेंडेंट का सेट होगा x1 x2 फॉर्म में, तो हम उससे कंस्ट्रक्ट करेंगे ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम। तो जितने हमारे पास एलिमेंट होंगे, जो हम हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट एलिमेंट होंगे, उतनी हम उसके ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम बना लेंगे, उतनी ही उसके हम जितने, अगर हमारे पास 1 है तो 1 2 है 2 3 4 जितने होंगे सेम बनेंगे, इक्वल होंगे। तो देखें द कन्वर्जन ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट, ये लीनियर इंडिपेंडेंट का सबसेट है, ऑफ एन प्रोडक्ट स्पेस वी, किसमें, इनर प्रोडक्ट स्पेस वी में, इन टू द कोरोस्पोंडिंग ऑर्थोनॉर्मल, उसके हम कोरोस्पोंड क्या कर लेंगे, ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम बना लेंगे, E1 E2 सोन En सो ऑन सच दैट स्पेस इज जनरेटेड बाय, उससे जो स्पेस जनरेटेड होंगी ऐसे होंगी x1 x2 सोन xdn सोन एंड E1 E2 सोन E की n आर सेम इज सेट टू बी ग्राम्स की इमीडिएट ऑर्थोनोलाइजेशन प्रोसेस। आगे थ्योरम आ गया हमारे पास, ऑर्थोगोनलाइजेशन थ्योरम स्टेटमेंट। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट क्या है देखते हैं।
let x1 x2 so on xn so on be an countable set। काउंटेबल क्या होता है? फाइनाइट सेट जो काउंट हो यानी कि जो आराम से जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे पास काउंटेबल होता है। सेट ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी। ओके, हमारे पास एक काउंटेबल सेट लीनियर इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट का सेट है और वो किसमें? इनर प्रोडक्ट स्पेस वी में है। देन फिर हमारे पास क्या होगा? कंटेन अ सेट इवन। उसमें क्या कंटेन होगा? इवन सारी बात है, मैंने अभी तो बताया था कि अगर हमारे पास ये इंडिपेंडेंट हो तो हम उससे कंस्ट्रक्ट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? अभी मैंने बताया था ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम, ये वही है ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम, सच दैट द सिस्टम ई1 ई2 सोन ई एन इज ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम। अब ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम लिखना था यहाँ पे, ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम। द स्पेस जनरेटेड बाय, वो स्पेस जनरेटेड बाय जो हो गया सोन एक्स टू सोन एक्स दी एन एंड बाय ई1 ई2 सो ऑन ई एन आर सेम। टू कंसीडर, हम अब एक एलिमेंट लेते हैं उसे प्रूव करते हैं, फिर हम टू लेंगे उसे प्रूव कर देंगे, फिर हम जनरल के लिए कर देंगे। अच्छा, consider the first vector x1 where x1 not equal to 0 and x1 is linear independent. We construct e1 by normalizing x1. We take e1 is equal to x1 over norm of x1. और ये कैसे आएगा? हमें पता है ना कि जो हमारे पास नॉर्मलाइज सिस्टम होता है, एवरी एलिमेंट यूनिट होता है, तो यूनिट का फार्मूला आ गया। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर का फार्मूला ये होता है ना, ये मैंने इधर लिख दिया वन की जगह पे। So E1 is orthonormal set. E1 satisfy the definition of the unit vector. उन्होंने लिख दिया कि E1 satisfy करेगा क्या? definition of unit vector as vector divided by its magnitude. Vector क्या? divided by अपने magnitude पे divide हो जाता है, वो unit vector होता है। Become norm of E1 is equal to 1 where satisfy one condition. अब हमने क्या करना है? moreover हमने इसे लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है। E1 को हमने x1 के x के लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है और x को e के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। मैंने लिखा E1 इज इक्वल टू x1 ओवर नॉर्म ऑफ x1। ये इम्प्लाइज क्या कर गया? E1 और जो हमारे पास नॉर्म ऑफ x है ये हमारे पास क्या है? अल्फा है, कोई स्केलर है, स्केलर मैंने लिख दिया उसकी जगह। एंड ऐसे ही मैंने क्या किया? ई ये जो नीचे था मेरे पास नॉर्म x1, मैं C1 के साथ मल्टीपल कर दिया, या डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीपल हो गया। तो फिर मैंने क्या किया? उसे बीटा का नाम दे दिया, वो भी मेरे पास कोई स्केलर ही था। अच्छा, आगे आ गया हेंस E1 कैन बी रिटन इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1। तो हेंस हमने बता दिया जो E1 है वो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाता है? x1 के। ऐसे ही जो हमारे पास x1 है वो लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाता है E1 के। तो इम्प्लाइज कर गया हमारे x1 का इनर प्रोडक्ट, हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट है किसके? वो है E1, दोनों इक्वल है। मतलब अगर वो एक एलिमेंट है तो उसने जो सिस्टम बनाया वो भी एक ही बनाया। ऐसे ही हम टू ले लेते हैं। सपोज x1 x2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब लीनियर इंडिपेंडेंट तो आपको पता है x1 भी नॉट इक्वल टू जीरो, x2 भी नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि जब लीनियर इंडिपेंडेंट हो तो स्केलर जीरो होते हैं, वेक्टर कभी भी जीरो नहीं होता। लेट v2, ये v2 हमने कंस्ट्रक्ट तो नहीं किया, ये जो साथ में इसके फॉर्मूला है ना, ये कंप्लीट प्रूफ है, लेकिन हमारी कोर्स आउटलाइन में नहीं था, इसीलिए हमने जस्ट ये फार्मूला लिख दिया और इस फार्मूले से ये बन जाता है। x माइनस आई इज इक्वल 1 टू n माइनस 1 आएगा ऊपर, x ई आई परपेंडिकुलर टू ई आई, और v2 क्या बना? s2 माइनस इनर प्रोडक्ट x2 जो हमारे पास आ गया, इन इसे लिख दिया उन्होंने, इनर प्रोडक्ट में s2 e1 वी नो दैट e2 क्या हमें पता है? यूनिट वेक्टर ही होते हैं, यानी कि ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम में ईच एलिमेंट एवरी एलिमेंट इज यूनिट। नॉर्म, उनका नॉर्म क्या होता है? यूनिट होता है, इसलिए मैंने यूनिट वेक्टर, यूनिट था तो यूनिट का फार्मूला लगा दिया ये आगे। सो e2 इज ऑर्थोनॉर्मल सेट, e2 ऑर्थोनॉर्मल सेट, इसलिए उनका हमने ये किया। अब हमने प्रोडक्ट क्या किया? हमने इनर प्रोडक्ट ले लिया e2 और e1 का। मैंने क्या किया? v2 ओवर नॉर्म v2 e1, या मैंने 1 ओवर v2 को बाहर निकाल लिया। यहाँ पे फिर मैंने क्या किया? ये लिख दिया, यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी है v की। उसके बाद इनका इनर प्रोडक्ट लिया, v का पहले लिया e1 के साथ, ये आ गया, फिर इनका इनके साथ लिया, वो ये आ गया। अब ये e1 1 था, ये हमारे पास पहले तो ये हमारे पास स्केलर था, इसे हमने ऐसे ही लिख लिया, और इस E1 और इस E1 का इनर प्रोडक्ट लिख लिया। जब लिखा तो ये E1 हमारे पास क्या हो गया? 1, क्योंकि सेम है, सेम जब भी हो 1 आता है। तो बाकी ये हमारे पास, बाकी ये तो बचे, इनको हमने जब कट किया तो ये आंसर हमारे पास क्या हो गया? ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर 0। हेंस E1 E2 इज ऑर्थोनॉर्मल सेट, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। अब हम क्या करेंगे? हम को एक्स के कॉम्बिनेशन में लिख देंगे और एक्स को ई के कॉम्बिनेशन में लिख देंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन में।
तो हमारा ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। V2 हमारे पास क्या है, V2 ये है, और E2 ऐसे लिख मैंने किया, और क्या किया मैंने, V2 की वैल्यू पुट कर दी है। वैल्यू पुट की तो यहाँ से मैंने S2 को सेपरेट कर लिया है, और ये मैंने X2 को E के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया है। ये अब E1 क्या है, X1 और नॉर्म ऑफ X1 है, तो E1 इज इक्वल टू, इसलिए कोई मेरे पास स्केलर है लिख दिया है अल्फा X1, तो साथ मैंने 0 S2 लिख लिया, क्योंकि मुझे पता है वेक्टर तो 0 नहीं हो सकता। तो अभी मैंने बताया लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, लीनियर इंडिपेंडेंट है ना, जब लीनियर इंडिपेंडेंट कोई चीज़ होगी तो वेक्टर तो 0 नहीं होगा, वहाँ पे स्केलर 0 होगा, इसीलिए हमने 0 S2 लिख दिया है। V2 ये बना मेरे पास, V2 ये है नॉर्म, V2 E2 मेरे पास ये बन गया। मैंने क्या किया, V2 की वैल्यू पुट की, जस्ट इसमें ये बीटा बाहर अंदर वैल्यू पुट कर दी। जब वैल्यू पुट की S2 माइनस S2 E1 की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे फिर E1 की वैल्यू पुट कर दी। अब बीटा X2 माइनस से बीटा अंदर मल्टीपल कर दिया, ये बीटा X2, ये X2, और ये X1 ओवर नॉर्म ऑफ X1 था, ये जो हमारे पास नॉर्म था, ये कोई स्केलर था, अल्फा कर दिया। ऐसे ये हमारे पास क्या था, ये भी हमारे पास कोई नीचे क्या था, स्केलर था, तो हमने इसे भी स्केलर लिख दिया। हेंस E1 E2 कैन बी रिटर्न एज इन लीनियर कॉम्बिनेशन X1 X2 देन कन्वर्स होल्ड्स आ रही बात है। अगर E1 E2 को हम X के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो X और X1 X2 को हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं E के। तो प्रूव हो गया। आगे सपोज हमने 1 के लिए किया, 2 के लिए किया, अब हम जनरल करने लगे। Suppose that the element E1, E2, so on E की n minus 1 satisfying the condition of the theorem have been choose 1 मिनट, सिग्नल कहाँ पे चला गया, ये आ गया हमारे पास, कंडीशन ऑफ द थ्योरम हैव बीन चूजन, वी कंस्ट्रक्ट En एज फॉलोज। तो हमारा Vn क्या बनेगा, एस की एन माइनस नो इनर प्रोडक्ट एन E की वन माइनस इनर प्रोडक्ट एक्स एन E2 सो ऑन एक्स एन EDN माइनस 1 इंटू EDN माइनस 1, एंड लेट कर लिया हमने। E की एन क्या बनेगा, हमें पता है कि ऑर्थो नॉर्मल में ईच एलिमेंट हमारे पास यूनिट होते हैं, तो यूनिट लगा दिया, और हमने EN और EI का ले लिया इनर प्रोडक्ट, वो लिया, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम X1 X2 वाले का सेम, यहाँ पे EII किया, वो 1 हो गया, बाकी कैंसिल आउट हो गया, आंसर 0। आगे आ गया, यूजिंग द फैक्ट दैट EIEJ का इनर प्रोडक्ट जो होगा 0 होगा फॉर ऑल IJ इज इक्वल 1 टू सो ऑन n माइनस 1, I नॉट इक्वल टू, जो हमें पता है अगर EIJ का इनर प्रोडक्ट 0 हो तो मतलब I नॉट इक्वल टू J होगा, अगर इक्वल होगा तो 1 होता है। आल्सो Xn बिलोंग टू द स्पेस जनरेटेड बाय E1 E2 so on En। आगे हमारे पास क्या आ गया, using the fact that E1 E2 is equal to 0 for all I not I J is equal 1 to so on n minus 1 I not equal to J, also Xn belong to हमारे पास belong to the space generated by E1 E2 so on EDN, while E1 E2 EDN are in the space spanned by, हमारे पास अब क्या है, also Xn जो है ना वो belong to the space generated by E1 E2 so on EDN, तो while E1 E2 so on EDN are in the space spanned by X1। स्पैंड क्या होता है आपको पता, स्पैंड वो होता है जो लीनियर कॉम्बिनेशन लिखे जाए, वो कह रहे हैं ये जो हमारे पास E1 E2 so on EDN है वो किस स्पैंड कर जाएंगे, स्पेस जो है स्पैंड X1 है, स्पैंड होता है, स्पैनिंग सेट का डेफिनेशन पढ़ी है कि वो क्या हो जाए, लीनियर कॉम्बिनेशन में यूनिकली लिखे जा सके। तो ये जो E1 E2 है किसकी लीनियर कॉम्बिनेशन लिखे जाएंगे, X1 X2 so on X, so by indicator we have the required result। मैं उसके ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन की यहाँ पे एक एग्जांपल है, शो दैट 1 1 1 0 1 1 0 ये हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं इन बेसिस ऑफ R3 है, यूजिंग प्रोसेस ट्रांसफर दिस बेसिस इनटू एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ये अब कर लो सिंस द मैटर्स, मैंने उन्हें मैटर्स में लिख लिया, तो मैटर में लिखा तो मैंने बता दिया है, अगर हम चेक भी करेंगे इसका डिटर्मिनेंट लेंगे वो 0 नहीं होगा, इसीलिए ये क्या नॉन सिंगुलर है ये, और एचिलन मैटर्स है और नॉन सिंगुलर। एचिलन मैटर्स कौन सा होता है आपको पता है, जिसके जो हमारे पास जिसका यानी कि 1 1 हमारे पास आ रहे हैं एचिलन फॉर्म में, उसके नीचे 0 होने चाहिए। तो देखो पहले क्या है हमारे पास 1 है, उसके नीचे 0 है, फिर नेक्स्ट 1 यानी कि
थर्ड में यानी कि उसके नीचे कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए ज़ीरो के अलावा, तो ये हमारे पास एचेलन फॉर्म होती है। इज एन नॉन सिंगुलर एचेलन फॉर्म मैटर्स द गिवन थ्री वेक्टर्स ऑफ R3। V1 ये है, V2 ये है, V3 ये है। हमने U1 निकाल लिया, U1 निकाल लिया कैसे, V1 ओवर नॉर्म ऑफ V1। U1 जैसे हमारे पास E1 था ना, यहाँ पे U1 है, तो U1 हमें पता है कि ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम में एवरी एलिमेंट यूनिट होता है, उसका जो नॉर्म यूनिट होता है, इसीलिए हम जो उसकी वजह से यहाँ वन वे हमने ये यूनिट फार्मूला लगाया, यूनिट वेक्टर का फार्मूला लगाया, तो ये चीज़ निकल आई है। तो U हमारे पास ये बन गया U1, और W2 ये बन गया, W2 क्या V2 माइनस, वहाँ पे ये था S2 माइनस S2 E1, E1 था, यहाँ पे कुछ नहीं किया, V2 माइनस इनर प्रोडक्ट U V2 V U1 U1, बस यहाँ पे हमने W V2 की वैल्यू पुट कर दी, जहाँ पे हमने इनका इनर प्रोडक्ट ये ले लिया 0 1 1 1 V2 की वैल्यू और U1 की वैल्यू ये है, और ये फिर दोबारा बाहर U1 की वैल्यू से सिंप्लीफाई कर दिया, ये हो गया, ये आप कर लोगे, ये क्वेश्चन है, ये हो जाएगा। तो ये हमने किए हुए लीनियर अलजेब्रा में बहुत। आगे क्वेश्चन ये आ गया, लेट E1 E2 so on En be an orthonormal system in Rn। आगे आ गया, दिस इज अ बेसिस ऑफ Rn। ये सिस्ट क्या ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम है, किसमें, एन टपल्स, और Rn है हमारे पास, दिस इज योर बेसिस है किसकी, Rn में, सो दैट ईच x बिलोंग्स टू Rn। कहते हैं एक्स इसमें ईच क्या है, बिलोंग कर रहा है Rn, कैन बी रिटन एज यूनिकली। अब फिर वही है कि x जो है वो स्पैनिंग सेट है, उसमें क्या ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम है, और उसमें क्या बेसिस बना रहा है, तो x बिलोंग Rn में कर रहा है, तो वो क्या है, स्पैन ही कर रहा है। ये देखो, x इज इक्वल टू y इज इक्वल 1 to n सी आई ई आई। अब ई आई हमारे पास वेक्टर है, सी आई हमारे पास कोई स्केलर है, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया हमने, और सी आई क्या बिलोंग आर में कर रहा है, ये आर एन था, इसमें से हमने कोई सबसेट लिया है रियल का ही, और वो आर है, और जो हमारे वो आर उसमें से जितने एलिमेंट लेंगे वो हम एक्स बिलोंग कर आर एन में उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाएंगे। टेकिंग द इनर प्रोडक्ट ऑफ विद ई के। अब हम खुद हमने क्या टेक कर लिया, हमने ले लिया इनर प्रोडक्ट, ले लिया उसका एक्स का किसके साथ, ई के साथ, ई के साथ, वन लेसर इक्वल के लेसर इक्वल एन। वी हैव एक्स ई के का इनर प्रोडक्ट जो होगा इज इक्वल टू आई इज इक्वल 1 to n सी आई ई के। हमने कुछ नहीं किया, सी आई कॉमन ले लिया है, और ई आई ई के हमें पता है, जहाँ सीक्वेंस खोलेंगे जो इक्वल होंगे, जो सेम होंगे वो 1 दे देंगे, और जो सेम नहीं होंगे वो 0 दे देंगे। और इसके अलावा आप ये देखो, आई है, ये भी है, मैंने आई की जगह के पुट कर दिया, ये मैंने के इक्वल 1 to n करके ये खत्म कर दिया मैंने, जहाँ पे आई की जगह के पुट किया तो सी के हो गया, ई के 1 हो गया, बाकी मेरे पास क्या बचा, सी के। सो 1 कैन बी रिटर्न एज, जो 1 है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल 1 to n सी आई की जगह ये पुट कर सकते हैं, एक्स आई ई आई। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई स्केलर है। अब देखो, दो हमारे पास एलिमेंट उनका इनर प्रोडक्ट लें तो आंसर क्या आता है, कुछ स्केलर आता है ना, वहां पे उन्होंने हमें क्या कह दिया था, ये ई को उन्होंने वहां पे स्केलर कहा था, और यहाँ पे मैं ये फॉर्म भी लिख सकता हूँ, एक्स ई आई, एक्स ई आई लिखूंगा, ये क्या है, कोई स्केलर है, यहाँ ये सी है असल में, और सी होता क्या है, वो फोरियर कोफिशिएंट है। इन जनरल इफ V is an infinite dimensional inner product space and E1 E2 so on is an orthonormal system and if for some x belong to V। तो पहले हमने क्या किया था कि फाइनाइट के लिए किया था, आई इक्वल 1 to n था, अब हम जनरल के लिए कर रहे हैं, आई इक्वल 1 to इन्फिनिटी सी आई ई आई। सी आई क्या, एक्स ई आई, ये हमारे पास कुछ स्केलर है ना, क्योंकि इनर प्रोडक्ट लिया हमने टू वेक्टर्स का, एक्स भी वेक्टर्स है, ये ई भी हमारे पास वेक्टर्स है, जब दो का आपने क्या लिया, इनर प्रोडक्ट लिया, तो आंसर क्या है, कोई ना कोई स्केलर, तो स्केलर को हमने नाम क्या दे दिया, सी का। बाकी आ गया देन द स्केलर सी आई आई लेस आर इक्वल 1 लेस आर इक्वल आई लेस आर इक्वल इन्फिनिटी आर कॉल्ड द फोरियर coefficient of x with respect to system e1 e2 so on e the n provided that the series on the right hand side converge। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये हमारे पास एक फोरियर कोफिशिएंट है ऑफ एक्स और एक्स विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम, और ये एक्स विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम किसके सिस्टम के, e1 e2 so on e कैन ऑर्थो नॉर्मल सिस्टम, प्रोवाइडेड दैट द सीरीज, ये हमारे प्रोवाइडेड करता है दैट द सीरीज ऑन द राइट हैंड साइड कन्वर्ज, जो प्रोवाइड करता है राइट हैंड साइड, वो क्या करता है, कन्वर्ज करने के लिए। आगे हमारे पास आ गया फोरियर सीरीज
फोरियर सीरीज क्या होती है? एन इनफाइनाइट सीरीज। ये हमारे पास क्या होती है? इनफाइनाइट सीरीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। एक हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज होती है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की विद रिप्रेजेंट ऑन एक्सपेंशन आर। और हम रिप्रेजेंट उसे कैसे करते हैं? हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक इनफाइनाइट सीरीज होती है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, विच हम उसे रिप्रेजेंट किस में करते हैं? एक्सपेंशन आर अप्रोक्सीमेशन। उसे हम एक्सपेंशन करते हैं, खोल देते हैं, या अप्रोक्सीमेशन करते हैं, एक ही चीज़ है, ऑफ आ पीरियाडिक फंक्शन। पीरियाडिक क्या होता है? जैसे कोस 2 पाई, कोस 4 पाई, कोस 8 पाई, हमें आंसर सर्कल कंप्लीट सर्कल पे 1 देता है। हम उसे 2 यानी कि 2 पाई पे, 4 पाई पे, हर बार जब भी हम सर्कल कंप्लीट होगा आंसर 1 देगा। पीरियाडिक वही होता है जो अपनी वैल्यू चेंज ना करे। फंक्शन यूज इन फोरियर एनालिसिस। एंड आगे ये डेफिनेशन है फोरियर कोफिशिएंट एंड द कोफिशिएंट यूज्ड इन फोरियर सीरीज। जो कोफिशिएंट जो फोरियर सीरीज में जो कोफिशिएंट यूज होते हैं ना, उन्हें हम फोरियर कोफिशिएंट कहते हैं। फोरियर कोफिशिएंट आपको पता, फोरियर सीरीज का पता चल गया। फोरियर सीरीज के साथ जब कोई कोफिशिएंट यूज हो उसे हम कहते हैं फोरियर कोफिशिएंट। आगे आ गया बेसल इनइक्वालिटी थ्योरम। तो इसकी स्टेटमेंट है वो देखते हैं क्या। लेट ई आई बी एन ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम इन हिल्बर्ट स्पेस एच फॉर एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। उन्होंने कहा एक हमारे पास क्या है, लेट ई आई हमारे पास एक ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम है इन हिल्बर्ट स्पेस, किसमें? हिल्बर्ट स्पेस एच फॉर एक्स, कोई हमारे पास आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, वो भी इन एच में से है। देन फिर क्या होगा? आई वन टू एन, हमारे पास ना पड़ रहा है एक्स ई आई का जो हमारे पास मोड होगा लेस आर इक्वल होगा हमेशा किससे? नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एच। ये हम प्रूव कर देते हैं। प्रूफ इन ऑर्डर टू प्रूव दैट, हमारे पास आ गया, इसे देखते हैं, एक मिनट। ये हमारे पास है इन ऑर्डर टू प्रूव दैट डिस्क्राइब्ड इनइक्वालिटी वी हैव 3 केसेस टू सेटिस्फाई। इसके लिए हमें 3 केसेस सेटिस्फाई करने पड़ने हैं। पहले एस इज एम्प्टी, और फिर है एस इज फाइनाइट, एस इज काउंटेबल इनफाइनाइट। सो कंस्ट्रक्ट द सेट। सो तो हमने कंस्ट्रक्ट किया, एक बनाया सेट, क्या? एस इज इक्वल टू ई आई ने हमने एक ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम बना लिया है। जैसे एक हमारे पास उसमें हमने एक सब एस का सेट ले लिया, वो क्या? ई आई सच दैट इनर प्रोडक्ट ई आई नॉट इक्वल टू 0 एक्स बिलोंग टू एच। पहले मैं प्रूव करूँ केस 1, इफ एस इज इक्वल टू 5। जब एस इज इक्वल टू 5 के लिए करूँगा देन क्या होगा? एक्स ई आई का जो इनर प्रोडक्ट 0 होगा, सारी बात है। एस इज इक्वल 5 हमारे पास कोई एलिमेंट ही नहीं, जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इनर प्रोडक्ट क्या लेंगे? ले ही नहीं सकते। जब नहीं लेंगे तो हमें हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। तो वो 0 आएगा फॉर ऑल इम्प्लाई 0 लेस आर इक्वल नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इनइक्वालिटी होल्ड। केस 2 आ गया फाइनाइट सेट एस नॉट इक्वल टू 5। फाइनाइट सेट के लिए आ गए एस इज इक्वल टू ई 1 ई 2 सोन ई एन फॉर एक्स बिलोंग टू एच। आई इज इक्वल 1 टू एन इनर प्रोडक्ट ई आई बिलोंग टू एच। वही बात आ गई, सी आई ई आई था ना, तो मैंने क्या किया, मैंने सी आई की जगह स्केलर पुट कर सकता हूँ ना, क्योंकि चीज़ लीनियर को हमारे पास क्या स्पैनिंग सेट है, जब हमारे लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा गया है तो यहाँ पे सी आई ई आई था और सी आई एक स्केलर था, उसकी जगह एक्स ई आई हम पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये एम्प्लाइज क्या कर गया? एक्स माइनस, हमने अब ये कर गया आई इज इक्वल 1 टू एन एक्स ई आई का नॉर्म का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे क्या किया था? पहले में देखो हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं थी, ये था क्योंकि 0 था, जो हमने क्या किया उसको ग्रेटर यानी कि नॉर्मल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट 0 आ रहा था क्योंकि एम्प्टी सेट था, वहाँ पे कुछ था ही नहीं। इसमें हमारे पास कुछ ना कुछ बन रहा था, हमने उसमें से वो क्या किया, ये हमारे पास एक्स था, बाकी इसका हमारे पास कोई ना कोई, क्योंकि ये हमारे पास नॉन जीरो था तो इसका हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन बन रही थी, जो बन रही थी वो हमने यहाँ पे उसमें से माइनस करके उसका स्केल ले लिया, वो ग्रेटर देन 0 है। तो यही चीज़ इधर लिखी हुई है कि ये इधर यूज हुआ है। आगे क्या किया, ये देखो नॉर्म एक्स को हम एक्स एक्स लिख सकते हैं, ऐसे मैंने लिख दिया। यहाँ पे नॉर्म आएगा ऐसे और इधर भी नॉर्म आएगा, ये इधर मिस्टेक है नॉर्म की इधर। ये हमारे पास है एक्स माइनस आई इज इक्वल 1 टू एन, हमारे पास क्या एक्स ई आई एक्स माइनस जे इज इक्वल 1 टू एन एक्स आई ई जे। हमने क्या कर लिया, एक को आई का नाम दे के लिख लिया, एक को जे के साथ लिख लिया, ग्रेटर इक्वल टू 0। अब इनर पर ले लेना है, इसका हमने लिया इसके साथ, वो ये आ गया, फिर इसका लिया, फिर इसका जो ये समीश इसका लिया इसके साथ, वो ये आ गया। अब ये देखो जब हम जे का था, जब हम इस एक्स का और ये लेंगे तो देखो ये इसके
राइट हैंड साइड पे आ रहा है। जब राइट हैंड साइड पे जो चीज़ आती है हमें पता है, जब बाहर निकालते हैं उसके ऊपर मोड आ जाता है। ये आप अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि इनर प्रोडक्ट की ये जो कि हमारे पास 4 पॉइंट है ना डेफिनेशंस के, वही लगे हुए हैं। ऐसे हमने माइनस एक्स आई ई आई ई वन एक्स आई ये ले लिया और ये ले लिया, ऐसे ही हमने दोनों मिशन लिए एक्स ई आई। अब ये भी देखो उसकी राइट हैंड साइड पे था, जब हमने ये बाहर निकाला इसके ऊपर बार आ गया, ई आई जे आई आया। अब यहाँ पे 1-2 स्टेप नहीं है। अब देखो ये और ये हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ी हुई है 4 या 5 सेमेस्टर में, वहाँ पे जेड जेड बार होता था। जेड जेड बार इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ जेड स्क्वायर के इक्वल होता था ना। तो मैंने वो कुछ नहीं किया, मैंने वही पुट किए हैं। जब मैं वो पुट किया तो ये वो पुट किया, यहाँ पे ये देखो ये मेरे पास क्या था, एक्स था, ये था ई आई, ये भी ई आई ई एक्स था। असल में इसमें एक यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये एक्स ई आई था, ये हमारे पास एक्स ई आई था, और जब हम इसको चेंज करेंगे ना इसके ऊपर बार आ जाएगा, ये भी वही चीज़ बन जाएगी। चलें, यहाँ से भी कन्फ्यूजन हुई तो इसकी क्लियर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से एक स्टेप नहीं किया हुआ। बाकी ये चीज़ बन के, ये सिर्फ इसमें से एक स्टेप नहीं है, वो स्टेप करके ना आप कर लोगे। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, ये आई इज इक्वल 1 to n था, जे इज इक्वल 1 to n था। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैंने आई को भी जे कह दिया। जब जे किया तो ये 1 हो गया, तो ये भी क्या बना, जेड जेड बार बन गया। और ये देखो ये जे वन ये दो कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे। ये देखें ये भी कट जाएगा हमारे पास, क्योंकि जब मैं आई इज इक्वल टू 1 आई इज इक्वल जे पुट कर दूंगा तो जहाँ मेरे को जे इज इक्वल 1 to n ये रह जाएगी, और ऊपर से एक ये रह जाएगी। ये देखो दोनों सेम है ना, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी जे हो जाएगा, जब यहाँ पे जे होगा तो ये 1 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। बाकी हमारे पास ये रह गई और ये रह गई, ये हमने इधर लिख ली है। बस ये स्टेप नहीं था इसमें, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम काउंटेबल अब इनफाइनाइट के लिए करेंगे। एस इज काउंटेबली infinite, s is equal to I is equal 1 to infinity. First we show that series on right hand side is converge. सारी बात एक चीज़ अनफाइंड है जिसका हमें पता ही नहीं, अगर हम उसको कन्वर्ज कर दें, कन्वर्ज टू इन्फिनिटी हम कन्वर्ज कर जाएं, तो वो चीज़ को अगर वो कन्वर्ज कर गई तो आंसर हमारा हमें पता चल जाएगा वो कर गया। इसके लिए मैंने क्या किया है, फर्स्ट वी शो दैट सीरीज ऑन राइट हैंड साइड इज कन्वर्ज। अब ये राइट हैंड साइड की जो सीरीज है इसे हमने कन्वर्ज करना, तो मैं लिख देता कन्वर्ज। मैंने क्या किया, जब किसी चीज़ को अनफाइंड हमारे पास सीरीज एक होती है इन्फिनिटी, तो हम क्या करते हैं, पार्शियल सम लेते हैं। क्या मैंने पार्शियल सम लिया है, एक स्टेप यहाँ पे पहले लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एन एक्स ई आई लिख के, फिर हम इसका ऐसे ले लेंगे पार्शियल सम, और फिर क्या कि उसका स्केल लिया है, ये मैंने ले लेट एम ग्रेटर देन एन है। तो ये हम काशी सीक्वेंस प्रूव कराने लगे। काशी देखो एक्स एम माइनस एस, काशी सीक्वेंस होती क्या, हम कोई 2 एलिमेंट ले लेते हैं और उनका जितना माइनर क्लोज क्लोजर टू क्लोजर 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 0 हो जाए तो वो कन्वर्ज कर जाता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, काशी होता है। यानी माइनर बहुत स्मॉल डिफरेंस रह जाता है टू जो हम पॉइंट लेते हैं उनके दरमियान। तो यहाँ पे क्या एस एम माइनस एस एन का नॉर्म है 0 को अप्रोच करेगा, अगर ये 0 को अप्रोच कर गया मतलब ये हुआ कि एम जो एन है वो भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया। तो हमने वो करवा दिया, कन्वर्ज करवा दिया। एस एन इज काशी सीक्वेंस इन एच, एस एन काशी सीक्वेंस इन एच एन। अगर काशी सीक्वेंस तो सारी बात है, एवरी काशी सीक्वेंस इज कन्वर्ज, तो ये एस एन इज कन्वर्ज। आगे क्रॉसपोंडिंग इनफाइनाइट सीरीज आई इज इक्वल टू 1 to infinity x ई आई का स्क्वायर इज कन्वर्ज, ये कन्वर्ज करके। सो आई इज इक्वल 1 to infinity, वो पहले वो फाइनाइट ली थी वो कन्वर्ज कर गई, तो सो हमने कह दिया आई इज इक्वल 1 to infinity x आई ई आई मोड का स्केल लेस आर इक्वल एक्स स्क्वायर है। तीनों से हमने प्रूव करा दिया, एम्प्टी से भी, फाइनाइट से भी और इनफाइनाइट से। अब इसकी हम मार्क्स है वो देखते हैं क्या है। पहला है a geometrical interpretation of Bessel's inequality is the sum of the square of the projections of vectors x onto a set of mutually क्या आ गया mutually perpendicular direction exceed to square of the length। ओके, एक्सीड कभी नहीं है उससे बढ़ेगा, जैसे उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, नॉर्मल स्क्वायर जो है ना वो हमेशा ग्रेटर इक्वली होगा एक्स ई आई से, एक्सीड नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। तो दूसरी क्या है, the Fourier coefficient Ck is equal to x ek of x relative to the orthonormal system। ओके, तो जो Fourier coefficient है ना Ck x ek of x relative to the orthonormal system के relative जो होता है e1 x e1 r in the L square become।
तो किसके रिलेटिव ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम होता है? आर इन द एल स्क्वायर बिकम के इज इक्वल 1 टू इन्फिनिटी सी के का नॉर्म का स्क्वायर लेस देन इन्फिनिटी। अब आपको याद हो के या ना हो, हमने जब उसकी हिलबर्ट की एग्जांपल पढ़ी तो उसमें जो पढ़ा था एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर की नोटेशन ही है ये, तो ये देख लीजिएगा। एन ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम E1 E2 so on the n of elements is an inner product space V is said to be total or closed। अब ये देखो टोटल क्या होता है मैं बताता हूँ। ये देख, ये लेस, ये इनक्वालिटी का साइन है ना, अगर ये इनक्वालिटी का साइन हटा दें हम, वो टोटल होगी या क्लोज, टोटल और क्लोज एक ही नाम है, टोटल और क्लोज का। तो ये आपको समझ आ गया। इफ फॉर ईच एक्स बिलोंग टू वी एंड सी के इज इक्वल टू एक्स ई के नॉर्म ऑफ ई के, ये हमारे पास इनर, ये सी के में पता है क्या है, नॉर्म एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के जे 1 टू इन्फिनिटी मोड ऑफ सी के का स्क्वायर, पैराजिवल इनक्वालिटी आ गई है। पैराजिवल्स इनक्वालिटी जो होती है वो क्या होती है देखते हैं। An orthonormal system E1 E2 so on En of an inner product space V is total if and only if for each S belong to V and, वो देखो वही आ गई है ना कि V is total if and only if, कब टोटल होगा? जब इनक्वालिटी हट गई है। देखो चेक कर सकते हैं। S is equal to K 1 to infinity C K is equal to X inner product X K X E K। Proof a orthonormal system E1 E2 so on En so on is total if and only if norm x square is equal to k is equal 1 to infinity c k का स्क्वायर एम्प्लाइज करेंगे जी अब 244 इसी बुक्स का जो हम पढ़ रहे हैं 244 पढ़ना, वहाँ पे हमारा बेसिस ऑफ नॉर्म की बेसिस है, उसकी डेफिनेशन है ये, उधर से आप क्लियर कर लोगे, वो हम पढ़ चुके हैं मिड में। तो ये चीज़ है, तो ये क्या, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू, देखे ना, इज इक्वल टू 0 है तो नॉर्म खत्म हो जाएगा, नॉर्म खत्म होगा तो बाद में क्या होगा, वो उधर चला जाएगा, समीशन वाला आंसर आ जाएगा। आगे रिजिज एंड फिशर्स आ गया थ्योरम हमारे पास, ये है लेट E1 E2 so on En so on बी एन ऑर्थोनॉर्मल सेट इन आ हिल्बर्ट स्पेस H। वो कह रहे हमारे पास एक ऑर्थोनॉर्मल सेट है और किसमें, इन आ हिल्बर्ट स्पेस H में से है, देन फॉर एनी सीक्वेंस, और सी के कोई हमारे पास स्केलर है, द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर इक्विलेंट। और ये 3 जो हमारे पास पॉइंट है इक्विलेंट है। सी के बिलोंग एल स्क्वायर में से कर रहा है के 1 टू infinity c के e के converge in H, there is an element x belong to H such that x e k is equal to c k। तो हम क्या करेंगे, हमने ट्रांसटिव पढ़ी हुई कि इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देन ए सी के इक्वल भी होता है। तो हम यहाँ से ये इसे करवा देंगे। पहला क्या है, हमने जो पहली कंडीशन क्या है देख लेते हैं। सी के बिलोंग टू एल स्क्वायर कर रहा है, हमने सपोज कर लिया, सपोज दैट 1 इज सेटिस्फाई, 1 को हमने सेटिस्फाई करवा दिया है, यानी कि सपोज कर लिया। सो दैट सी के बिलोंग टू एल स्क्वायर देन के 1 टू इन्फिनिटी सी के का मोड का स्क्वायर लेस देन इन्फिनिटी फॉर एन इज इक्वल टू 1 2 तो ये मैंने क्या किया, ये इन्फिनिटी तक तो देखो मैंने पार्शियल सम ले लिया, ये पार्शियल सम ही है ना। कोई इन्फिनिटी सीक्वेंस हो तो हम कोई फाइनाइट लेते हैं, उस फाइनाइट को हम क्या कहते हैं, पार्शियल सम कहते हैं। वही फर्स्ट शो दैट एस एन इज काशी सीक्वेंस, पहले हमें शो करवाना है कि एस एन हमारे पास काशी सीक्वेंस है, पार्शियल सम लिया उसे हम काशी सीक्वेंस प्रूव करेंगे इन एच में। फॉर दिस कंसीडर द एक्सप्रेशन एस एम नॉर्म एक्स माइनस एस एन एम ग्रेटर देन एन होगा, एस एम माइनस एस एन। अब यही फिर आगे चीज़, नॉर्म एक्स स्क्वायर एक्स एक्स में लिख सकते हैं, ये लिख लिया सिंपल, इसे हमने एस एम माइनस एस एम को हमने एक ले लिया। हम देखो एस एम माइनस अब एन 1 2 3 सो ऑन एन तक गया, फिर एन से आगे क्या आ गया, n+1 n+2 सो ऑन एम। तो एन की वैल्यू तो निकल गई ना एन तक, तो एन एन क्या होगी, कट गई है, बाकी आगे रह गई n+1 n+2। इसीलिए मैंने क्या किया, इनर प्रोडक्ट के इज इक्वल टू n+1 टू m सी के ई के, और फिर एक p में चेंज कर लिया, p इज इक्वल टू n+1 टू m सी पी ई पी। तो हमने लिख लिया। अब ये आ गया के इज इक्वल टू n+1 टू m सी के नॉर्मल किसके है, हमारे पास क्या आ गया, मोड ऑफ स्क्वायर। तो ये आया कैसे, ये देखें, ये सी के ई के था तो यहाँ सिंपल हमारे पास सी के बन जाएगा। इधर भी हम इसे के का पॉइंट देंगे, सी के कह देंगे, दोनों नोट जो इनर प्रोडक्ट हो सी के का स्क्वायर बन जाएगा, जैसे हमने पीछे किया था, मैंने बताया था। सेम 1 1 देते जाएंगे, बाकी हमें आंसर क्या देते जाएंगे, जी बाकी हमें आंसर देते जाएंगे। वो ये हमारे पास जो बनेगा, ये बनेगा सी के एक्स ई के बनेगा, और ये सी पी जो बनेगा एक्स
ई पी बनेगा। तो हम खोलते जाएंगे, जो सेम सेम होंगे 1 1 देते जाएंगे, बाकी हमें क्या आंसर देते जाएंगे 0 देते जाएंगे। एक सी के ये बन जाएगा, एक सी के ये बन जाएगा, और दोनों का इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। यूजिंग द ऑर्थोनॉर्मल ऑफ ई एन प्लस वन ई एन प्लस टू सोन ई एम, ये देखो ना, एन था तो कट गई थी, एन प्लस वन एन प्लस टू सोन ई एम प्लस एन, सिंस द सीरीज के वन फिर सी के स्केयर कन्वर्ज करेगी इन एफ बाय काशी क्राइटेरियन ऑफ कन्वर्ज, काशी क्राइटेरियन ऑफ कन्वर्ज से। देखो अब के वन टू एन सी के अप्रोच 0 करेगा तो एम एन भी अप्रोच किस इन्फिनिटी को कर जाएगा, इन्फिनिटी आएगा। सो Sn is a Cauchy net. Sn Cauchy net as H is complete. Sn approaches to X belong to H. Thus K is equal 1 to infinity C के ये भी हमारे पास कन्वर्ज कर गया। हमने फाइनाइट लेके चले थे Sn, उसको कन्वर्ज कर गया, तो मतलब जो हमारे पास अनडिफाइंड है ना एल स्क्वायर, वो भी कन्वर्ज कर गया, कन्वर्ज इन H। सो 1 implies 2, अगर 1 implies करेगी 2, आगे आ गया नेक्स्ट पोज, वही चीज़ आगे ना, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी, ट्रांजिटिव वाली। अगर 1 हमने सेटिस्फाई किया था, 1 को हमने सपोज कर लिया था, सेकंड को हमने प्रूव किया तो 1 भी इम्प्लाइज करेगी। नेक्स्ट सपोज दैट सेकंड इज सेटिस्फाई, सेकंड सेटिस्फाई होगी, सो दैट द सीरीज सेकंड में ये आई इज इक्वल 1 टू इन्फिनिटी सी आई ई है। देखते हैं करना क्या है, 1 मिनट वो पॉइंट देख लूँ मैं। हमने करना है सी के ई के कन्वर्ज इन एच, ये हमने कन्वर्ज करवानी है। Convert to x in h, x is equal to I is 1 to infinity c I e I, so that for n is equal to 1 2 3 x e के हमने इनर प्रोडक्ट ले लिया, ये x था, e के साथ उसका इनर प्रोडक्ट लिया, वो ये हो गया। ये देखो वही चीज़ आ गई, हमने i इज इक्वल 1 जहाँ पे कुछ नहीं करना, i इज इक्वल टू k पुट कर देना, c k हो जाएगा, e के 1 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर c k आ जाएगा। Hence third is satisfied. Lastly suppose that third holds then by the basis inequality, वो आ गया थर्ड होल्ड, ये आ गई बेसिस इनइक्वालिटी आ गई कि जो 1 टू इन्फिनिटी सी के का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा इसके, और ये क्योंकि ये एक्स ई के क्या है, ये सी के ये तो है, तो हमने ये प्रूव करा दिया, लेस देन इन्फिनिटी होगा एल स्क्वायर। वही चीज़ आपको आ गई थी, अगर आप सोचे तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अब हमारे पास आखिरी जो है ये हमारे पास रिक्वायर्ड हो गया, यहाँ से किया ये हो गया है, आगे ये आ गया सो दैट सी के बिलोंग टू एल स्क्वायर करके, हैंस थर्ड एम्प्लाइज कर गई 1 इन्फिनिटी रिक्वायर्ड। आगे हमारे पास आ गया स्टेटमेंट एडजस्ट टू एनी टू इनर प्रोडक्ट स्पेसिस हैविंग द सेम फाइनाइट डिमेंशन। हमारे पास 2 इनर प्रोडक्ट स्पेसिस है हो और वो क्या हो, सेम फाइनाइट डिमेंशन हो, तो आर वो क्या होगा, आइसोमोर्टिकली आइसोमोर्फिक। अब आइसोमोर्फिक क्या होता है, जो होमो भी हो साथ 1 1 और होन टू भी हो, उसे हम क्या कहते हैं, होमो कहते हैं। यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है ग्रुप वालों को हमारी जिन की प्रेजेंटेशन है समझ आ जाएगी, ना आई तो फिर अवेलेबल हूँ, जहाँ से पूछना हुआ कोई इशू हुआ तो कंफर्म कर सकते हैं।